व्हाट वैल्यू आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। अक्सर होता है कि सब लोग इस चीज के पीछे भागते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे अच्छा करियर चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आप क्या ऑफर कर रहे हो उस चीजों में। और अगर आप डीप डाउन थोड़ा सा एनालिसिस करके देखोगे, जाके देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमारे हमारे नेशन में मतलब जो भी जितने भी लोग हैं, जो भी जॉब मार्केट है पूरी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्किल गैप है। तो इस स्किल गैप को दूर करने के लिए हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, स्किल पॉडकास्ट करके स्टार्ट करें। फाइनेंस करियर पॉडकास्ट हम लोग एक सीरीज चलाते हैं जो संडे को आता है। तो इस पे इस जो वेडनेसडे को ये सीरीज स्टार्ट की है, इसमें फोकस रहेगा कि आपको क्या स्किल सिखा सकते हैं जिससे आप बेटर बन सको और अपने काम में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सको। सो हाय गाइस, आई एम प्रिंस शिवरे एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द लाइफ ऑफ चॉइस, एंड वी आर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल टू हेल्प देम go to the next level in their career. And if you want to know about what we are building, you can check out the link in description. And today I have with me Ravi. Ravi Thakur. Ravi is a CA and he is working as a financial analyst in a wealth management firm in Mumbai. So Ravi and I are recording this podcast for you to understand how the numbers behind a balance sheet, cash flow, and P&L actually tells a story. If you are able to understand the story behind the numbers, you can do actually good now. So Ravi will walk you through some examples, and then we'll take practical examples. Okay, guys. So welcome Ravi. Ravi, I'll first ask you to introduce yourself. मैंने introduction दिया है, but if you want to Yeah. add something, आप कुछ बोलना चाहो, so you can say, and then we'll start the actual thing. Yeah. Yeah. So thank you. First of all, thank you so much, Prince, for inviting me. So I think introduction आपने दे दिया है मेरा almost. So my full name is basically Ravindra Singh Thakur, but I mostly use Ravi Thakur, and I'm a qualified chartered accountant. And currently, I'm working as a financial analyst in a private wealth management firm. So my main job is to do basically budgeting, forecasting, and focusing on the cost optimization process. So these are the main work that I'm currently working on. And as you have said that in today's session, I will try to explain the cash flow statement. I will try to break it down in as simple manner as I can because I think जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग को बेसिकली सिखाया जाता था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस, ये दो ही चीज ऐसी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड होता था। बट अगर आप देखोगे किसी भी बिजनेस में पीएनएल एंड बैलेंस शीट तो इंपॉर्टेंट है, बट कोई भी बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ना वो आपको Right. कैश फ्लो बताता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप पीएनएल को देखकर आपको ऐसा लगे कि यार ये कंपनी की सेल्स तो बहुत अच्छी बढ़ती जा रही है एंड सिमिलरली उसका जो प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या वो सेल्स और प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रही है या नहीं, वो भी Right. बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि सेल्स तो बढ़ प्रॉफिट बढ़ रही है लेकिन कंपनी कैश नहीं कमा रही है, एंड लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है एंड अल्टीमेटली उसके शेयर होल्डर्स को फिर वो लॉस बियर करना होता है। तो Exactly. आज हम लोग वही ट्राई करेंगे कि कैश फ्लो को कैसे रीड करना है, उसे कैसे एनालाइज करना है, एंड मैं ट्राई करूंगा कि जितना सिंपल तरीके से हो सके उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। राइट, मतलब रवि ने सारे पॉइंट्स बता दिए क्लियरली। सो फोकस हमारा इस पॉडकास्ट में यही है जो हम को क्रिएट कर रहे हैं, लाइक कि आप कैश फ्लो को कैसे इंटरप्रेट करो। और बिजनेस कितना भी रेवेन्यू जनरेट कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, पर एक्चुअल में वो अगर कैश नहीं आ रहा, बिजनेस का पैसा नहीं आ रहा, तो कोई पर्पस का नहीं है वो, कैसे आगे रन करेगा अपने धंधे को। सो रवि, चलो आपने जो एग्जाम्पल बनाया, वर्कशीट बनाई है, उससे स्टार्ट करते हैं, एंड देन विल मूव इट। एंड आई विल मतलब ट्राई टू आस्क क्वेश्चन ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम रवि, लाइक अगर मैं आपकी जगह बोलता तो क्या क्वेश्चन या पूछता ना। सो अगर आपको कोई और क्वेश्चंस भी आए तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हो, एंड विल टेक देम फॉरवर्ड एज वेल। या या श्योर। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ? या यू वांट टू शेयर द स्क्रीन। ओके। सो प्रिंस बेसिकली मैंने एक एग्जांपल बनाया है। हम लोग एक्चुअल कैश फ्लो पर आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीजें जो समझनी चाहिए। आई थिंक कुछ लोगों को ये चीजें शायद पता होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी। तो जिन लोगों को पता नहीं है हम लोग उनके एंगल से सोचते हुए आगे बढ़ेंगे एंड पहले बेसिक जितनी सारी चीजें वो कवर करते हुए चलेंगे एंड फिर रियल कंपनीज के ऊपर। ठीक राइट। है। राइट। तो या तो
अगर मैं पहले कैश फ्लो के ऊपर बताऊं, कैश फ्लो के ऊपर अगर बात करूं, पीएनएल बैलेंस शीट के ऊपर आता हूं मैं। कैश फ्लो बेसिकली जैसा कि उसका नाम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको क्या बताता है ना, कि कोई भी अगर जो बिजनेस हो रहा है, कोई भी धंधा हो रहा है, तो उसमें कितना कैश आ रहा है या जा रहा है। बेसिकली कैश की जो मूवमेंट है उस बिजनेस में, वो कैश फ्लो के थ्रू पता चलती है। एंड कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो होने के बाद नेट कैश कितना बच रहा है उस बिजनेस में, वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। राइट। ठीक है, अभी के लिए आप कैश फ्लो के बारे में बस इतना समझो। ठीक है, अब हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऐसा है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रेम है। ठीक है, एंड प्रेम ने बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सभी लोगों की तरह प्रेम भी कॉर्पोरेट जॉब में चला गया। कॉर्पोरेट जॉब उसने भी ज्वाइन कर ली। जॉब ज्वाइन करने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, प्रेम को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार कहीं ना कहीं ये जो जॉब है ना, वो मेरे लिए नहीं है। मतलब मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो खुद का करना है, मुझे खुद का कुछ बिजनेस करना है। एंड उसी थॉट प्रोसेस के साथ प्रेम ने मतलब थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा रिसर्च किया। एंड अल्टीमेटली उसका रिसर्च करने के बाद प्रेम को ये रियलाइज हुआ, यार इंडिया में नहीं क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो कि एवरग्रीन है, मतलब जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी ही रहेगी। वो पानी पूरी का बिजनेस है। एंड उसने सोचा कि यार मैं कुछ अलग तरीके से करूंगा पानी पूरी के बिजनेस को। एंड इसी सोच के साथ उसने अपना पानी पूरी का बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, तो आइडिया तो यहाँ तक बढ़िया जो है आप लोग देख रवि। रहे हो। आइडिया तो बढ़िया है, बच्चे से लेके बड़े हाँ तक खा रहे हैं आपका पानी पूरी। तो आइडिया तो बढ़िया हाँ है, यार, धंधा बिल्कुल चलने वाला आइडिया है। बढ़िया है। आइडिया तो बिल्कुल बढ़िया है, अब देखते हैं प्रेम एग्जीक्यूशन कैसा करता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। वही है, प्रेम का पीएनएल एंड बैलेंस शीट है कि उसने कैसा धंधा किया है, ये उसमें अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, जैसे प्रिंस कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं हम लोग, फिर चाहे वो पानी पूरी है या कोई भी हो, बिजनेस शुरू करने के पहले राइट। थोड़ा कैपिटल तो डालना पड़ता है, मतलब पैसा पैसा डालना चाहिए। पड़ता है धंधे में। ठीक है, तो प्रेम ने भी अपने धंधे को शुरू करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूज किया, 900 रुपीज का। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टेक्स्ट लिखा है, 900 रुपीज का कैपिटल उसने डाला अपने बिजनेस में। अब ये 900 रुपीज का जो कैपिटल उसने डाला है ना, इसमें से 500 रुपीज यानी 500 रुपये उसने अपने खुद के डाले। ठीक है, तो ये जो 500 रुपये उसने अपने खुद के डाले हैं ना, ये उसके बिजनेस में, मतलब उसके बैलेंस शीट में कहाँ शो होंगे, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शो होगा। इक्विटी। अगर आपने बैलेंस शीट कभी देखी होगी, जो कि आई होप देखी होगी, तो उसमें इक्विटी जो दिखता है, वो प्रेम के बिजनेस में जो इक्विटी दिखेगा 500, ये वो पैसा है जो प्रेम खुद का डाल रहा है। ठीक राइट। है, अब ये 500 के अलावा उसने 400 रुपये जो थे ना मुझसे बोरो किए। ठीक है, वो मेरा दोस्त है, उसने बोला यार पैसे दे दे, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, ले ले भाई। तो मैंने उसे 400 रुपये दे दिए। मैंने बोला ठीक है, पैसा तो ले ले लेकिन इंटरेस्ट लूंगा उससे। हाँ, इंटरेस्ट लूंगा, मार्केट से कम रेट पे लूंगा लेकिन लूंगा। तो 400 रुपये मैंने उसे दे दिए। अब ये जो 400 रुपये उसने मुझसे लिए, ये उसके बैलेंस शीट में आएंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, क्योंकि ये उसने लोन लिया है मुझसे। राइट। ठीक है, तो अब उसने पैसा डाल दिया है धंधे में, कुछ पैसा खुद का डाला, कुछ पैसा मुझसे लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आया उसका, वो क्या था, अब क्योंकि पानी पूरी का ठेला लगाना है तो ठेला लेना पड़ेगा उसे। ठेले पे पानी पूरी बेचेगा वो, तो ठेला लेगा, उस पे बाकी जो टेबल स्टैंड वो सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें उसने ली। अब ये सारी चीजों को हम लोग बिजनेस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड असेट। ठीक है। यस, फिक्स्ड असेट क्यों, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि मैं एक ही बार लूंगा और सालों साल तक इसको यूज करता रहूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे हर दिन अब फिर से नया ठेला खरीदना है या स्टैंड खरीदना है। ठीक है, कुछ साल तक तो एटलीस्ट 2 3 4 5 साल तक, जब तक भी उसकी लाइफ है, उस लाइफ तक मैं उसे यूज करता रहूंगा। एंड इसलिए ये बैलेंस शीट में इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड असेट के नाम से आपको दिखता है, जो कि प्रेम की बैलेंस शीट में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ठेला स्टैंड एंड बाकी सारी चीजें उसने ले ली। अब ये सारी चीजें उसने ले ली, इसके बाद उसने क्या लिया होगा, वो पानी पूरी वगैरह बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल जो लगा होगा, आलू पूरी वगैरह, वो सारी चीजें उसने ले ली एंड अपना धंधा शुरू कर दिया। तो अब धंधा शुरू करने के बाद प्रेम ने क्या डिसाइड किया कि उसका जो भी पानी पूरी का जो रेट रहेगा ना, वो कितना रहेगा, 10 रुपये पर प्लेट। 10 रुपये पर प्लेट के हिसाब से मैं बेचूंगा, मार्केट में वही रेट चलता है, जनरली उससे थोड़ा ज्यादा चलता है, क्योंकि प्रेम नया है तो उसने अपना रेट थोड़ा कम रखा है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसके पास आने चाहिए। ये सोच के उसने अपना रेट थोड़ा कम रखा है। तो 10 रुपये पर प्लेट के हिसाब से उसने रेट रखा। एंड 100 प्लेट उसने बेच दी। राइट। ठीक है, 100 प्लेट का धंधा कर दिया उसने, 10 रुपये पर प्लेट के हिसाब से वो बेच रहा है, तो 100 प्लेट मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 रुपीज पर प्लेट का उसका रेट है, तो उसका जो भी सेल्स हुआ है वो कितना हुआ है, 1000 रुपीज। ठीक है प्रिंस, यहाँ तक क्लियर है, चीजें समझ रही है ना। राइट राइट राइट, एकदम ठीक है, क्लियर है।
तो एकदम क्लियर जो है भाई। पानी पूरी बेच के जो पैसा आया वो क्या हो गया, उसका सेल्स, जिसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो वो इसके पीएनएल में यहाँ पे दिख रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम पानी पूरी दैट इज 1000। अब ये पानी पूरी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल उसे लगे होंगे, जो उसने खरीदे, जैसे आलू पूरी एंड बाकी सारी जो चीजें लगी, वो क्या हो गया, उसका कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग पानी पूरी, जिसे पीएनएल में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, कॉस्ट बोलते हैं बेसिकली, कॉस्ट राइट। ऑफ मेकिंग दैट गुड। तो क्योंकि इनके बिजनेस में पानी पूरी है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग पानी पूरी इसे कितनी लगी, तो इसे लगी 5 रुपए, 5 रुपए पर प्लेट। ठीक है, 5 रुपए पर प्लेट, एंड क्योंकि 100 प्लेट उसने बनाई थी, तो 100 × 5 दैट इज 500। तो 500 हो गई उसकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग रेवेन्यू में से अगर उसकी कॉस्ट हटा देते हैं तो अल्टीमेटली उसका ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा हमें। अब याद है हमने प्रेम ने बिजनेस शुरू करते समय वो ठेला स्टैंड जो सारी चीजें ली थी, फिक्स्ड असेट जो लिए थे बेसिकली, याद है वो सारी जो आइटम्स उसने लिए थे ना, उसको हम लोग ने पीएनएल में एक्सपेंस नहीं किया था, मतलब उसका खर्चा हम लोग ने पीएनएल में बुक नहीं किया। राइट। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें से एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि जो फिक्स एसेट है उसका जो बेनिफिट है हमें, वो सालों साल मिलने वाला है, मतलब 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है जितनी भी उसकी लाइफ होगी। तो मैं उसको पीएनएल में न ले जाते हुए उसको बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा, जैसा कि राइट। मैंने किया। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, यानी हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा उसका मैं बुक करूंगा पीएनएल में। ठीक है, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे करके वो जो भी फिक्स एसेट है उसका खर्चा मेरे पीएनएल में बुक होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो राइट। डेप्रिसिएशन है ये वही है, जो कि जो मैंने ठेला स्टैंड जो सारी फिक्स एसेट खरीदे थे उसके ऊपर का ये आइटम है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, राइट। इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो उसने लोन लिया था मुझसे, उसके ऊपर उससे इंटरेस्ट भी देना है। तो जो इंटरेस्ट देगा मुझे, वो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगा उसके पीएनएल में से। तो अब अल्टीमेटली उसके सारे खर्चे हो चुके हैं। सारे खर्चे देने के बाद जो उसका प्रॉफिट बचता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब सब लोगों को दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो भी रेट है, मान लो 25% रेट के हिसाब से उसने टैक्स भर दिया, and जो उसका प्रॉफिट बचता है वो बचता है अभी इतना 30। ठीक है, नंबर्स के ऊपर अभी उतना फोकस नहीं करेंगे, कंसेप्ट समझने के ऊपर फोकस करेंगे। राइट। नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी तक सारी चीजें समझ रही है ना प्रिंस, उसका प्रॉफिट राइट। आफ्टर मतलब टैक्स। राइट, अभी तक मतलब जितना बोला है वो तो सब क्लियर ही है। अगर नॉर्मल से चीजें हैं सारी, कोई इशू नहीं है। अगर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट आ गया। अब देखो क्या हुआ ना, अब प्रेम को ऐसा लगा कि यार बाकी जो पानीपुरी वाले हैं यार, वो लोग नहीं क्या बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब मुझसे बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, मेरा उतना ज्यादा बिजनेस नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब सेल्स को पुश करने के लिए। ओके। ठीक है, सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा। और मैं तो इंजीनियर भी हूँ यार, मैं तो मतलब कोई नॉर्मल बंदा भी नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे पास तो दिमाग भी है। तो उसने क्या किया, उसने एक फीचर ऐड किया दैट इज बाय नाउ पे लेटर। ओके। बाय नाउ पे लेटर सुना होगा आपने कभी? राइट। मतलब पानी पूरी आज खाओ लेकिन पैसे कल बाद में देना। सैलरी आए ठीक तब है, पैसे दे देना, खा लो पूरा हाँ, नहीं। मतलब सैलरी आएगी बेसिकली 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, जैसे भी उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई, जिस बंदे के साथ उसकी जैसे अंडरस्टैंडिंग थी, हाँ तू मेरा भाई है, तू 30 दिन बाद दे देना, राइट। तू चल तू तो आते रहता है, तू 20 दिन बाद दे देना। ठीक है, तो इस टाइप से उसने डिसाइड किया। तो उससे लोगों को भी अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई ठीक है, अभी हम लोग खा सकते हैं, पैसे तो अभी देने नहीं है, पैसे तो बाद में देने हैं, तो दे देंगे। तो ये सोच के उसने बेसिकली, इसको हम लोग बिजनेस के लैंग्वेज बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक है, एक राइट। तो वो कस्टमर्स आ रहे थे उसके पास जो जैसे ही वो लोग पानी पूरी खाते थे तभी के तभी पैसा दे देते थे, जिसको हम लोग कैश सेल्स बोलते हैं। दूसरे वो लोग आ रहे थे जो खा तो तब ले रहे थे लेकिन पैसे बाद में दे रहे थे, क्योंकि उसने ऐसा टर्म सेट कर दिया था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। अब क्या होता है ना, जब भी आप धंधे में ऐसा क्रेडिट सेल्स देते हो ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंस आपको आना चाहिए कि जब मैं पीएनएल बनाता हूँ और पीएनएल में जब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता हूँ, मतलब जो सेल्स में टोटल रिकॉग्नाइज करता हूँ, क्या वो सेल्स में टोटल सेल्स आ रही है, मतलब जो कैश में मैंने बेचा और क्रेडिट में बेचा दोनों भी, या सिर्फ कैश वाली सेल आनी चाहिए, राइट। है ना? मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक्रूइंग प्रिंसिपल्स पे होते हैं, लेकिन इसलिए जितना भी हम्म, रेवेन्यू आ हाँ, रहा है उतना लेते हैं। तो ठीक है। जब मैं पीएनएल बना ठीक है, रहा था मतलब और मैं बेसिक से पीएनएल, बोलता हूँ, हाँ ऐसा क्यों हुआ बताओ। मैं हाँ, दिमाग लगा रहा तो हूँ। जब मैं हाँ। पीएनएल बना रहा था, पीएनएल में राइट। मैंने जो सेल रिकॉग्नाइज की है वो टोटल के ऊपर की है। राइट। जबकि अगर लॉजिकली देखूँ तो धंधे में मेरे पास पैसा तो पूरा नहीं आया। मान लो अगर मैंने
मैंने कितनी प्लेट बेची थी, मैंने टोटल 100 प्लेट बेची थी, 100 में से अगर मैं 50 प्लेट अगर क्रेडिट पे बेच रहा हूँ, उसका पैसा तो मुझे आया नहीं है, तो मुझे उसकी राइट। सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं करनी चाहिए राइट। अगर लॉजिकली देखा जाए तो। लेकिन अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल होता है जो कि बोलता है, उस प्रिंसिपल का नाम है अक्रूवल सिस्टम। राइट। अक्रूवल सिस्टम ये बोलता है कि भले आपने सेल कैश में की हो या क्रेडिट में की हो, आपको सेल टोटल रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका गुड्स तो बिक चुका है ना, आपने सामने वाले को माल दे दिया है, तो आपको सेल्स रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यार रवि, इसमें मतलब मुझे एक क्वेश्चन आया इसमें ना अभी के अभी। हाँ हाँ ठीक है, जन बोलो। वैसे ही ना। यार मतलब ये तो एक, अगर देखा जाए तो वैसे बहुत बहुत फ्लॉड कॉन्सेप्ट नहीं हो गया? क्योंकि एक्चुअल कर लोगे तो टैक्स तो सारे पे जा रहा है, तो टैक्स का क्या करोगे फिर? पैसा भी नहीं हाँ आ रहा, करेक्ट वो तो मतलब एक, तो करेक्ट मतलब ये करेक्ट। कहीं ना कहीं एक इसमें फ्लॉ है क्या एक्चुअल में? देखो ये फ्लॉ नहीं है, बेसिकली ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है। क्योंकि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा, मतलब ये तो हमारा पानीपुरी का एग्जांपल था, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसे कई सारे बिजनेस होंगे जहां पे आपको कस्टमर कैश में पे नहीं करेगा। राइट। ऑफ द टाइम कस्टमर आपको एक टाइम लिमिट मांगेगा कि 10 दिन, जनरल 15 दिन, प्रैक्टिस, 20 दिन। राइट। हाँ, कई सारे ऐसे बिजनेस है जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको कैश में पे करे। कैश में पे करें। हाँ, तो उस केस में क्रेडिट में सेल्स होनी ही होनी है। होनी होनी। लेकिन आपको अक्रूवल सिस्टम के हिसाब से तो आपको सेल रिकॉग्नाइज करनी है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इंडेस जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वो बहुत सारे मतलब अलग अलग सिनेरियो के केसेस में आपको कब सेल्स बुक करनी है कब नहीं करनी है वो बताता है। एंड बहुत लॉजिकली उन्होंने चीजें सेटअप की है। राइट, तो मतलब अच्छा ऐसा अच्छा, नहीं होता है। वैसे बोल रहे हैं कि लाइक कि 20% डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, तो लाइक 20% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं क्या हम लोग? मतलब ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन के, कि इतना हाँ अगर हाँ आपने हाँ, इतना आपने डिलीवरी कर दिया, देन यू कैन करेक्ट रिकॉग्नाइज करेक्ट दैट मच ऑफ करेक्ट। रेवेन्यू। हाँ करेक्ट, तो सो ये क्या दैट्स होता है, अलग अलग इंडस्ट्री वाइज होता है। जैसे कुछ राइट। इंडस्ट्री में, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, आपका काम है कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देते हो, तो उस केस में लेकिन अगर बिल्डिंग पूरी बनने की है, तो उस केस में आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे ना। राइट। उसमें कंप्लीशन मेथड लगता है, ओके, कुछ गॉट केसेस दैट। में अलग मेथड लगता है, तो हर केसेस में अलग अलग मेथड लगता है, वो दिया होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। बट एक जनरल सिनेरियो की अगर देख के चले, तो भले ही आप अगर माल क्रेडिट में भी बेच रहे हो, तो भी आप उसको सेल्स रिकॉग्नाइज करते हो बिकॉज ऑफ अक्रूवल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट। राइट। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो वो पैसा मेरे धंधे में आया नहीं अभी तक, बट मुझे पैसा टैक्स भी कस्टमर पे के करना हाथ है, में नहीं वो है। तो मेरी लाइबिलिटी बन गई ना एक और। हाँ देखो, लाइबिलिटी नहीं बनी है वो मेरी, क्योंकि मुझे पैसा लेना है सामने वाले से, नहीं, मैं मुझे ये कह पैसा रहा हूँ, मैं ये लेना कह है। रहा हूँ जैसे अब मुझे उस पर टैक्स तो पे करना ही है ना एट लास्ट। जैसे सपोज करो अभी इसमें 500 रुपीज का हमने कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है ना, लेकिन हम्म अभी मेरे पास इसमें से हमने कुछ लिया हुआ है ना, ये भी रिसीवर्स भी डाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हम्म पैसा मेरे पास आया ही नहीं है अभी ना। सपोज कर लो कुछ पैसा नहीं आया, तो 257 लिखा है इसमें, तो हम्म, कुछ पैसा मेरे पास आया ही नहीं, लेकिन टैक्स तो मेरी लाइबिलिटी वो बनी जा रही है ना, तो मतलब मेरे लिए डबल हाँ चीजें नहीं आ रही हैं हाँ कि लाइक कि मेरे को। करेक्ट करेक्ट। देखो देखो, यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि जो अकाउंटिंग मेथड हम लोग फॉलो करते हैं ना, वो कैश अकाउंटिंग नहीं होता है। मतलब दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि कैश बेसिस फॉलो करो या अक्रूवल बेसिस पे फॉलो करो। तो राइट। जब हम अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो हमको टैक्स भी फिर उसके हिसाब से ही देना होगा। तो हाँ, यहाँ पे टैक्स तो हमको फिर पूरे अमाउंट के ऊपर ही देना है, तो उसमें कुछ ये चीजें। तो मतलब डबल वैमी हो गई एक तरीके से बिजनेस के लिए ना, कि पैसा डबल वहां से नहीं, आया नहीं और गवर्नमेंट को पैसा देना ही देना है, वो उसमें तो नहीं आप कर डबल, नहीं सकते ना। डबल नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जब आपको अगर पैसा नहीं आ रहा है, अगर मान लो आगे जाके ऐसा होता है कि आपको पैसा नहीं आता है उस चीज के ऊपर, तो आप उसका फिर खर्चा रिकॉग्नाइज करोगे ना उस चीज को। अगर वो बैड डेट हो जाता है तो उसको फिर खर्चा रिकॉग्नाइज करोगे आप, राइट ऑफ करोगे अपने पीएनएल में से, तो फिर वो डबल नहीं कोई होगा। थोड़ा सा एक डिफरेंट एग्जांपल लेके समझ सकते हैं? मतलब मेरे को ये लग रहा है, जैसे मैं ठीक है एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो बता रहा हूँ। जैसे हम्म सपोज करो मेरे पैसे देने वालों ने पैसा दिया ही नहीं अभी तक, लाइक 3 महीने 6 महीने लग गए, लेकिन हम्म गवर्नमेंट को तो मुझे देना ही देना है ना पैसा। गवर्नमेंट को मैं नहीं बोल सकता ना कि नहीं आ रहा पैसा अभी, थोड़े टाइम बाद आएगा। मतलब हम्म वो आप ये बोल रहे हो कि अगर नहीं आ रहा तो उसको बैड डेट में ले लो और उसे काट दो, खत्म कर दो, लेकिन वो पैसा आने की चांसेस भी है मुझे, जैसे जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट वगैरह इनमें नोट्स में पढ़ते हैं हम कि 3 महीने 6 महीने 1 साल, मतलब ये लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट ईयर वाइज। हम्म। सो मतलब अच्छा, हर कंपनी एक मेथड भी अडॉप्ट कर लेती होगी इस हिसाब से कि किस केस में आप उसको हटा सकते हो, मतलब कब, मतलब जैसे। करेक्ट करेक्ट। राइट, तो ओके। ये बेसिकली इसका भी मतलब थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, ईसीएल इसको बोलते हैं, हाँ एक्सपेक्टेड हाँ क्रेडिट हाँ। लॉस। हाँ, तो उसका मेथड होता है। एंड मतलब वो भी इंडेक्स में दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो बेस्ड ऑन आपका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, किस टाइप से आपका डेटर कलेक्शन हिस्ट्री एंड पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेस पे एक परसेंटेज डिसाइड होता है, उसके बेस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो राइट। उस टाइप से होता है। बट या डबल तो इसको नहीं बोलेंगे अपन, ये प्रिंसिपली वैसे काम करता है, बट डबल नहीं हो रही है यहाँ पे चीजें।
प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट करता है। हाँ, यहाँ पे वही क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर वो पैसा नहीं आ रहा है मेरे पास, क्योंकि वो पैसा तो मेरे पास आ नहीं रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, तो वो फिर मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है। बैलेंस शीट में दिख रहा है रिसीवेबल्स में, हाँ। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स, जिसको राइट। आप डेटर्स भी बोलते हो या ट्रेड रिसीवेबल बोलते हो। ठीक राइट, है, मतलब तो मेरा आपकी जो बैलेंस एक्चुअल शीट। क्वेश्चन था ना अभी वो ये था कि मतलब मैं हाँ स्ट्रेच हो रहा हूँ, मतलब पैसा डबल तो पे नहीं हो रहा, लेकिन मैं स्ट्रेच हो रहा हूँ फाइनेंशियली, क्योंकि वो लोग पैसा दे नहीं रहे, और क्योंकि हमने पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स की लाइबिलिटी ज्यादा बन गई, तो मतलब इधर से पैसा नहीं आया, तो मैं फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो रहा हूँ। मतलब पैसा तो हमें एक ही पे देना है, क्योंकि टैक्स आपको ये अल्टीमेट अमाउंट पे करना है। मेरे को वो लगा था कि यार मतलब थोड़ा सा देखो आदमी फिर। स्ट्रेच होता हाँ होगा माइंड। हाँ, देखो फिर वो जो प्रॉब्लम है ना, फिर वो आपका बिजनेस मॉडल का प्रॉब्लम है, वो अकाउंटिंग राइट। का प्रॉब्लम नहीं है। आपके राइट। बिजनेस में अगर आपको पैसा लेट आ रहा है, तो वो तो आपका बिजनेस का प्रॉब्लम है ना। आप ट्रेड रिसीवेबल से जल्दी पैसा लो। अगर आपको राइट। 40 दिन में पैसा आ रहा है और आपकी इंडस्ट्री में किसी को 30 दिन में पैसा आ रहा है या 20 दिन में पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आपके बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है। या हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, आप जैसे प्रेम ने किया था कि क्रेडिट डेज दिए, तो आप भी वैसा कुछ कर रहे हो, तो वो आपके बिजनेस मॉडल का प्रॉब्लम है, वो अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो चलो, ठीक है। ठीक है, ठीक, गॉट द ठीक है, पॉइंट। या। तो ये इसलिए यहाँ पे फिर ट्रेड रिसीवेबल आता है। अब सिमिलरली जो, ठीक है, हम लोग अपने एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं। राइट। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा आप उसको ऐड करते हुए चलना। राइट। राइट। तो प्रेम के केस में जैसे जो भी पैसा उसको लेना था अपने कस्टमर से, वो आ गया ट्रेड रिसीवेबल में। सिमिलरली कुछ जो भी उसने रॉ मटेरियल्स, मतलब पानी पूरी वगैरह जो वो लेके आया था, जो बनाता था, कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो बच जाते होंगे, तो वो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री उसके बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, सॉरी, इन्वेंट्री के फॉर्म में उसके बैलेंस शीट में असेट साइड में वो शो होगा। ठीक है, प्लस जिन सप्लायर से, मतलब जिन दुकानों से वो जो सामान उसने खरीदा होगा, जो भी रॉ मटेरियल वो लेता होगा ना, तो वो जिन दुकानों से वो ले रहा है, वो दुकान वालों से भी उसने अरेंजमेंट कर लिया है कि यार मैं तुम लोगों को मतलब मैं तुम लोगों से डेली सामान लेता हूँ, अपना तो रोज का ही काम है, तो क्यों ना अपन ऐसा अंडरस्टैंडिंग कर ले कि मैं तुमको 10 दिन बाद पैसा पे करूँ या 15 दिन बाद पैसा पे करूँ, है ना, तो मुझे भी क्रेडिट मिल राइट। जाएगा सामने मेरे राइट। सप्लायर से, मेरे पास भी एक क्रेडिट पीरियड रहेगा। तो उसने ऐसा अंडरस्टैंडिंग बना लिया है, तो वो जो पैसा उसको देने का है ना, उनको वो ट्रेड पेएबल में दिखेगा। ठीक है, जो राइट। बेसिकली उसके क्रेडिटर है जिनको उससे पैसा देना है, वो ट्रेड पेएबल के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, राइट। तो अभी तक सारी चीजें समझ रही है ना, अपने को सिर्फ अभी राइट। अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंसेप्ट की। यस ठीक है, यस, नंबर के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, अभी राइट। अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं सिर्फ नंबर्स की। अब राइट। क्या हुआ ना, लेकिन प्रेम का बिजनेस चल रहा था, प्रेम के बिजनेस में हमने देखा जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रेम मुझे मिला, एंड प्रेम ने मुझे बताया, यार मेरा जो बिजनेस है उसमें मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है, मतलब मैं धंधे में प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा कैश कहाँ जा रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब राइट। अल्टीमेटली मेरे हाथ में कुछ बच नहीं रहा है। तो यार तू कुछ हेल्प कर सकता है क्या मेरी? तो मैंने बोला यार ठीक है, चल तू तो अपना भाई है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, उसका पीएनएल एंड बैलेंस शीट के थ्रू उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू किया। ठीक है, एंड जैसा मैंने पहले बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट याद होगा, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में क्या बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है हमें, जो भी बिजनेस है उसमें कैश कितनी आ रही है और कैश कहाँ कहाँ जा रही है, वो हमें कैश फ्लो बताता है। ठीक है, राइट। एंड कैश फ्लो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये तीनों मतलब क्या क्या होता है, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है ना, जैसा कि उसके नाम में है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बताते हैं कि जो भी बिजनेस का मेन ऑपरेशन है, मतलब जो उसका मेन धंधा है, राइट। उससे रिलेटेड जो भी चीजें है ना, उनमें कहाँ कहाँ कैश आ रही है या कैश जा रही है, वो हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बताता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था, पानी पूरी का बिजनेस था, तो पानी पूरी के बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होगी, उसमें जहां जहां कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा ना, वो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बताएगा। ठीक है, मतलब बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो चीजें हैं वो सब इसमें आ हाँ, जाएंगी। करेक्ट मेरे करेक्ट। पास। जो बिजनेस का मेन काम है, उस मेन राइट। काम से रिलेटेड जो भी खर्चे है, मतलब सॉरी, जो भी खर्चे जिसमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, वो राइट। सारी चीजें आएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में। ठीक है, राइट। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसा कि उसके नाम में यहाँ पे भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जो जो चीजें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि उस बिजनेस में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट किया था फिक्स्ड असेट में। ठीक है, परचेस। वो ठेला वगैरह जो लिया, वो क्या था, फिक्स्ड असेट का इन्वेस्टमेंट था। वो सारी चीजें किसमें आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। इसके अलावा बिजनेस के अलावा अगर बिजनेस के बाहर भी आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, एसआईपी में कर लिया, म्यूचुअल फंड में कर लिया, या फिर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया,
तो वो सारी चीजें क्या हो गई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। या फिर वो इन्वेस्टमेंट को मैंने बेच दिया, पहले मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, कोई शेयर लेके रखा था, अब मैंने उसको बेच दिया, तो उससे राइट। कैश इनफ्लो होगा, तो वो भी किस में आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो शेयर जो मैंने लेके रखा था उस पे मुझे डिविडेंड मिला, है ना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो मैंने की थी शेयर लेकर, वो शेयर के ऊपर मुझे अगर डिविडेंड मिलता है, वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट बनता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जैसे उसका नाम में बोला है फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब जब जब कंपनी फाइनेंसिंग रेस कर रही है, यानी पैसा रेस कर पैसा रही है रेस करो। बिजनेस के लिए, हाँ, तो ये ध्यान रखना कि पैसा दो ही तरीके से रेस कर सकती है कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस। एक तो है डेट, यानी लोन के थ्रू, लोन के थ्रू पैसा ले रही है बैंक्स या फिर एनबीएफसी या किसी भी बॉडी से पैसा उठा रही है कंपनी इन द फॉर्म ऑफ लोन। राइट। तो लोन के थ्रू अगर पैसा ले रही है तो वो क्या है, कैश इनफ्लो है, एंड वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इक्विटी के थ्रू, मतलब अपने शेयर्स इशू करके कंपनी पैसा रेस कर रही है, तो राइट। वो भी जो पैसा आएगा ना उस केस में वो भी आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड इसके ऊपर अगर हम एक बार ऐड ऑन करें, जैसे मैंने पैसा रेस किया लोन के थ्रू, तो लोन के ऊपर मुझे क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना इंटरेस्ट पड़ता है। देना। तो वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जो पैसा मैंने शेयर्स इशू करके रेस किया है, तो उस शेयर्स के ऊपर अगर मैं कुछ डिविडेंड देता हूँ, तो वो डिविडेंड जो मैं दूंगा वो क्या होगा मेरे लिए, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आगे जाके, क्योंकि जब हमको डिविडेंड मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन जब हम हम्म। डिविडेंड दे रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। बस इसका लॉजिक थोड़ा समझना, लॉजिक क्या था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्योंकि हम लोग पैसा रेस करने के लिए राइट। हमने शेयर्स इशू किए थे, पैसा रेस करने के लिए, फाइनेंसिंग रेस करने, तो उस शेयर्स के ऊपर जब हमने डिविडेंड दिया तो वो बना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग सामने इन्वेस्ट कर रहे थे कहीं पर, ठीक है, हमने इन्वेस्ट किया किसी शेयर में या फिर किसी कंपनी में और उसके ऊपर हमको डिविडेंड मिला, तो वो बना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। ठीक है, अभी तक क्लियर है प्रिंस, समझ रहा है ना। राइट। राइट, ये ठीक क्लियर है है, कोई। मतलब लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे आप हाँ लोग एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तो किसी किसी में जैसे यूएस GAAP और आईएफआरएस में अलग अलग इशू होते हैं, तो वो इंटरेस्ट और डिविडेंड को थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करते हैं, दो ऑप्शन देते हैं कि आप ऑपरेटिंग ले लो, फाइनेंसिंग में ले लो। तो उसको ध्यान में रखना, इतना कुछ नहीं है, अभी आप बेसिक समझ लो इसमें ना। तो इसको बेसिक हाँ। समझने के पर्सपेक्टिव से देखो। बाकी आईएफआरएस और यूएस GAAP की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसको अलग करेक्ट। दिमाग लगा के कर लेना। या गो करेक्ट। अहेड रवि। करेक्ट। ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी तो समझ गई है कि तीनों कैश फ्लो कैसे काम करते हैं। राइट। अब देखिए कैश फ्लो बनाते समय या कैश फ्लो जब भी आप रीड करोगे, कैश फ्लो में हमको समझना है कि दो चीजें होगी, या तो कैश का इनफ्लो होगा यानी कैश आ रही है कंपनी के पास, या तो कैश राइट। जा रही है यानी कैश आउटफ्लो होगा। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो की लैंग्वेज में हमको समझना है, जहां जहां पर भी कैश इनफ्लो होगा, मतलब कैश आ रही है, तो वो पॉजिटिव में दिखेगा कैश फ्लो राइट। में, और जहां जहां कैश आउटफ्लो होगा वहां वहां पे वो नेगेटिव में दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझना है। तो अब राइट। आते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में अगर देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की शुरुआत जो होती है वो होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमें मिल जाता है हमेशा, पीएनएल से मिल जाएगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहां से आपको लेना है इसका नंबर, ये तो सबसे इजी होता है। अब इसके नीचे सारे एडजस्टमेंट हमको करने हैं, जिसको करने के बाद हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में पहुंचेंगे। राइट। सबसे पहला आइटम जो आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में पीबीटी के बाद, वो आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग एड बैक करते हैं। क्यों, इसका नॉन कैश रीजन एक्सपेंस। समझना। हाँ, इसका रिवीजन समझना। डेप्रिसिएशन क्या होता है ना, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब डेप्रिसिएशन का जो खर्चा हमने बुक किया था पीएनएल में, उसमें हमारा कोई कैश नहीं आ रहा है या जा रहा है। डेप्रिसिएशन क्या था बेसिकली, अगर आपको याद होगा प्लीज, तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट बेस। हाँ, या आप बोलो। डेप्रिसिएशन में मैंने याद है एक्सप्लेन किया था कि डेप्रिसिएशन किस चीज के ऊपर लगा था, डेप्रिसिएशन लगा था वो फिक्स असेट के ऊपर जो हमने खरीदे थे, वो था ये ठेला स्टैंड एंड अदर्स, याद है, तो ये राइट। सब क्या थे हमारे फिक्स असेट। तो कैश फ्लो कब हुआ, कैश फ्लो हुआ जब मैंने फिक्स असेट खरीदे, है ना, फिक्स असेट खरीदे यानी फिक्स असेट में जब इन्वेस्टमेंट किया तब कैश राइट। फ्लो हुआ। तो वो कहा गया होगा, मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया होगा, है ना, जब मैंने वो परचेज किया होगा ठेला। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कारण, मैचिंग प्रिंसिपल के कारण मुझे, मैचिंग प्रिंसिपल मुझे ये बोलता है कि मैं टेबल का जो कॉस्ट है वो पूरा एक बार में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, राइट। मुझे उसके ऊपर हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन बुक करना है मेरे पीएनएल में। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन मेरा कोई एक्चुअल में खर्चा नहीं हो रहा है, एक्चुअल खर्चा तो जो हुआ
या एक्चुअल कैश फ्लो जो हुआ वो तो तब हुआ जब मैंने फिक्स एसेट परचेस कर दिया था। अभी तो मैं सिर्फ अकाउंटिंग के लिए डेप्रिसिएशन बुक कर रहा हूँ। तो क्योंकि राइट। डेप्रिसिएशन मेरा कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसको ऐड बैक कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसको मैंने ऐड बैक कर लिया। दूसरा आता है मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ध्यान देना, पीएनएल में मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस किया था, मतलब जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा था लोन के ऊपर। लेकिन याद रखना, इंटरेस्ट कॉस्ट किसके ऊपर दे रहे हैं हम? लोन के ऊपर। और लोन क्या है? मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मतलब मैंने फाइनेंसिंग के लिए लोन उठाया था। ओके। तो लोन का जो पैसा आया होगा वो कहाँ गया होगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मैं दे रहा हूँ वो भी कहाँ जाना चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो वो क्योंकि पीएनएल में मैंने इंटरेस्ट को माइनस किया होगा, तो उसको मैं यहाँ पे भी ऐड बैक कर लूंगा फिर से। राइट। और इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा माइनस कहाँ से होगा? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अदर इनकम के ऊपर। अब देखो, जैसे हमारे बिजनेस में अगर इसने कुछ इन्वेस्ट किया होगा, प्रेम ने कुछ इन्वेस्ट किया होगा जैसे शेयर्स में या बाकी किसी चीज में वगैरह इन्वेस्ट किया होगा, एंड शेयर्स के ऊपर उसको मान लो डिविडेंड मिला होगा। ठीक है, तो वो डिविडेंड क्या होगी? अदर इनकम हो गई एक टाइप की। वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो गई होगी अदर इनकम के फॉर्म में, लेकिन क्या वो उसके ऑपरेशन से आने वाली इनकम है क्या? राइट। उसका मेन बिजनेस ये डिविडेंड लेना उसका धंधा नहीं है, उसका धंधा पानी पूरी बेचने का है। जो अदर इनकम जो उसको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिली है वो यहाँ से हमको हटानी पड़ेगी। ठीक है, हटानी पड़ेगी मतलब पीएनएल में वो ऐड हुई है, मतलब इनकम ने पीएनएल को बढ़ाया है, प्रॉफिट को बढ़ाया है, तो अब इसको कम करना पड़ेगा, तो माइनस करेगी। ठीक है, राइट। लेस कर देंगे हम लोग अदर इनकम। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है पूरी? राइट। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए। अब इसके बाद आता है इसमें ये एक बात ध्यान रखना कि ये कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीजें आएंगी। बट ये कुछ बेसिक चीजें जो कि हर पीएनएल का पार्ट बनती है। कंपनी जितनी बड़ी होती है, उसके ऑपरेशन जितने बड़े होते हैं ना, उसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं। बहुत सर। लेकिन ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हर बार आएगी, और अगर आपको ये चीजों का लॉजिक समझ गया ना, तो लॉजिक बाकी सारी चीजों का भी सेम ही है। ठीक है, आइटम्स के नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन लॉजिक उनका सेम ही रहता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है वर्किंग कैपिटल। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में अगर आप ऊपर की चीजें एडजस्ट कर लेते हो, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड बाकी सारी चीजें, तो उसके बाद एडजस्टमेंट करना होता है वर्किंग कैपिटल का। तो देखो, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग एक बार समझे। क्या मैं मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो एक्सप्लेन करूँ क्या फ्रेंड्स? बेसिक बेसिक सर, मतलब वर्किंग कैपिटल तो लाइक हम बेसिक से बोल दो भाई, कोई इशू नहीं है। हाँ, अब ये समझ लो कि कैश फ्लो के लिए ये समझो कि वर्किंग कैपिटल में बेसिकली तीन चीजें मोटा मोटी आती है, मोस्ट मतलब मेजरली ये तीन चीजें होती है, इसके अलावा भी होती है। वो क्या है? एक होता है डेटर्स। डेटर्स मतलब जिससे आपको पैसा लेना है, ट्रेड रिसीवेबल्स आपकी। आपकी जो इन्वेंट्री है, ठीक है, एंड आपको जो पैसा देना है, मतलब आपके जो ट्रेड पेबल्स है। तो डेटर्स और इन्वेंट्री ये दो चीजें क्या है? ये तो आपकी करंट असेट है। ठीक है, एंड ट्रेड पेबल क्या है? आपकी करंट लाइबिलिटी है। अब एक लॉजिक समझना, ट्रेड रिसीवेबल आपको ऐसा देखना है कि आपका पिछले साल ट्रेड रिसीवेबल कितना था और इस साल कितना है। मान लो पिछले साल आपका ट्रेड रिसीवेबल था 100, इस साल आपका ट्रेड रिसीवेबल हो गया 200। तो 100 से 200 हो गया ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया है। हाँ इसका जी। मतलब क्या है? कैश फ्लो के एंगल से अगर हम देखें ना, अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे पास कैश आ नहीं रही है। हम क्या शायद। हाँ, कैश नहीं आ रही है मेरे पास, नहीं। मतलब पैसा जो है मेरा फंसा हुआ है डेटर्स में, मेरे हाँ। पास पैसा आ नहीं रहा है। तो इसलिए जब जब ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेंगे तो उसको नेगेटिव में मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं आ रही, उसको आउटफ्लो, बेसिकली आउटफ्लो बोलेंगे हम लोग, तो उसको नेगेटिव में दिखाएंगे। सेम गोज फॉर इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री भी क्या है? करंट असेट है। मतलब उसका भी लॉजिक ऐसा हो गया कि अगर मान लो पिछले साल अगर इन्वेंट्री थी 50 की, इस साल इन्वेंट्री हो गई 100 की, इन्वेंट्री बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है? कि इन्वेंट्री जो है ना वो बिक नहीं रही है। इन्वेंट्री बिकेगी नहीं तो पैसा आएगा नहीं। तो इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है, इसका मतलब कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है। अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो इसका मतलब कैश फ्लो नेगेटिव में है। ठीक है, लॉजिक समझा प्रिंस अभी? अगर इन्वेंट्री लाइक की कम हो रही है तो हमने उसमें अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री से ही बेचा है, मतलब एक तरीके से तो पैसा उसका भी हाँ आया। हाँ, हम राइट। लोग ये अज्यूम करके ले जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वही जा रही है, वही आ रही है। अगर वो बढ़ते जा रही है, इसका मतलब इन्वेंट्री बिक नहीं रही है, मतलब मेरे पास कैश नहीं आ रहा है बेसिकली। हाँ। कैश नहीं आ रहा है तो नेगेटिव होगा। तो इसका लॉजिक ये है कि जब जब आपका करंट असेट, इसलिए बोलते हैं कि जब जब आपका करंट असेट बढ़ता है तो आपको माइनस में उसको दिखाना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में। एंड अपोजिट हो जाएगा जब आप करंट लाइबिलिटी की बात बिल्कुल समझ करोगे, यानी कि गया। ट्रेड पेबल की। मान लो आपके ट्रेड पेबल पिछले साल थे 100 रुपए के, जो कि इस साल हो गए 150 के। ठीक है, मतलब आपके ट्रेड पेबल बढ़ गए। आपके ट्रेड पेबल बढ़ गए, इसका मतलब क्या है? कि आपको जो पैसा देना था सामने वो और बढ़ चुका है, मतलब आप पैसा दे नहीं रहे उनको, यानी आउटफ्लो कम हो रहा है बेसिकली।
अगर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के एंगल से देखे तो इसका मतलब होता है कि आपका जो कैश आउटफ्लो था वो कम हो रहा है। सॉरी, कैश आउटफ्लो था, हाँ, वो कम हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा ना, जब जब आपका ट्रेड पेबल बढ़ेगा तो उसको हम लोग ऐड करके दिखाएंगे। या अगर आपको सिंपल लॉजिक अगर इसका समझना है ना, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को वर्किंग कैपिटल में हमेशा कंफ्यूजन होता है। हम्म, तो लॉजिक यही है, मतलब जो आप याद भी कर सकते हो, कि जब जब आपके करंट असेट बढ़ते हैं ना वर्किंग कैपिटल में, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कैश फ्लो में। सिर्फ ये एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि अगर ये एक पॉइंट याद हो गया तो फिर अपोजिट जो इम्पैक्ट है वो उसका उल्टा रहेगा, कि जैसे अगर करंट एसेट बढ़ता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो करंट लाइबिलिटी का क्या, तो करंट लाइबिलिटी का फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वही अगर कम होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो वही याद यही रखना जैसे अगर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में भी देखो ना कि ट्रेड पेबल इज लाइक कि आपको पैसा देना है, आपने उधार लेके माल बेच तो दिया लेकिन पैसा है। सामने वाले हाँ को दिया नहीं, तो एग्जिस्टिंग पैसा हाँ आपके पास है तो कहीं ना कहीं उससे पैसा बढ़ा। अगर आप ऐसे हाँ सोचो, सपोज जैसे हाँ ये शॉप चला रहा है, जैसे अभी हम प्रेम की बात करें पानीपुरी की, तो लाइक उसने स्टॉक तो मंगवा लिया और मंगवा लिया, लेकिन पैसा ही नहीं दिया, तो क्या स्टॉक बेच बेच के वो पैसा अपने पास ही जमा कर रहा है ना, अभी दे नहीं रहा सामने वाले बंदे को। तो लाइक कि पैसा इसीलिए बढ़ रहा है ना, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा बिजनेस हम्म। मतलब एक चीज और है रवि यार, मतलब मैंने देखा ना, मतलब लोग एक्चुअल में बहुत ज्यादा अकाउंटिंग में चले जाते हैं। लोग अगर जनरल सा बिजनेस सेंस भी लगाए ना कि पैसा नहीं आया तो अपने पास पैसा बच रहा है, तो जब भी जहाँ करेक्ट। जहाँ भी भटकने का ना, वहाँ पे एक सपोज दुकान एज्यूम करो, दुकान में बैठा हूँ मैं, सच में पानीपुरी बेच रहा हूँ, और लाइक कि पैसा सामान तो मंगवा लिया, लेकिन जो माल देने वाला आ रहा है वो पैसे मांग रहा है, भैया पैसे दो, लेकिन उसको टरका दे रहे हो कि भाई भाई काम गद्दा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो पैसा अपने पास ही रह जा, रिटेन हो जा रहा है। तो एक तरीके से वही है, तो जब भी अटको तो थोड़ा बिजनेस सेंस भी यूज करके देखो। ठीक है रवि, करेक्ट। वी कैन गो अहेड या। या बिल्कुल करेक्ट प्रिंस, मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग का उतना लेना देना ही नहीं है। ये मतलब जो राइट। पुराने बिजनेसमैन होते हैं ना, जिनको मतलब जो हाँ। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, राइट। और जिनको मतलब ये अकाउंटिंग वगैरह नहीं पता होता, लेकिन उनको ये लॉजिक पता होता है। लॉजिक तो पता होता इसलिए है। उनको पता होता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे चलती है, तो उनको पता होता है इसलिए जल्दी पैसा लेना है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन्वेंट्री जल्दी बेचनी है, अपने जो क्रेडिटर्स है उनको थोड़ा रोक के रखना है। तो क्योंकि उनको पता है कि इस सब का इम्पैक्ट कैसे होने वाला है अल्टीमेटली उनके कैश फ्लो के ऊपर, एंड उससे फिर वो लोगों के पास कितना कैश बचेगा। तो ये राइट। सारी चीजें उनको पता होती है, भले उनको अकाउंटिंग ना पता हो। हाँ ठीक मतलब, है। और जो सॉलिड मतलब जो धंधा करने वाले बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे बहुत तेज करेक्ट। दिमाग, वो बहुत तेज दिमाग होते हैं इन सब चीजों में, कि पैसा लेना जल्दी, देना देर में। लाइक कि वो करेक्ट। देने वाले डेज कम रखेंगे, देने वाले डेज यस। बल्कि ज्यादा रखेंगे, 50 डेज का क्रेडिट चाहिए, और जो अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं उसमें कहेंगे भाई 20 दिन में पैसा आना चाहिए वरना नहीं मिलेगा। तो लाइक कि बिजनेस सेंस है नॉर्मल। ठीक है गाइस या। या ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम लोग एक्चुअल एग्जांपल जब कंपनी का देखेंगे ना तो उसमें बहुत राइट। सारे लाइन आइटम रहेंगे। बट यहाँ पे अगर लॉजिक अगर आपको समझ जाएगा ना तो हम लोग आगे फिर बहुत इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक है। राइट। एक सेकंड। हाँ। ठीक है। तो एक बार अगर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हो जाता है ना, तो उसके बाद हम लोग को फाइनल एक एडजस्टमेंट करना है, जो कि इनकम टैक्स पेड। हम लोग ने साल भर में कितना इनकम टैक्स एक्चुअल में पे किया है, वो हम लोग को माइनस करना है। क्योंकि इनकम टैक्स किसके ऊपर दे रहे हैं हम लोग, जो जो हमारे जो मेन ऑपरेशन है, हम लोग इसलिए इनकम टैक्स दे रहे हैं क्योंकि हम लोग धंधा कर रहे हैं। धंधे के ऊपर हम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, इसलिए वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से हमारे एडजस्ट किया जाएगा। जितना भी टैक्स हमने पे किया है, जितना कैश आउटफ्लो हुआ है टैक्स का, वो माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। प्रेम के बिजनेस में यही पता चला कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ना, बेसिकली वो प्रॉफिट जरूर कमा रहा है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उसका नेगेटिव है। और एक उसका एक एक रीजन। क्वेश्चन है मेरा ना, अगर बेसिक कोई हाँ। पूछना चाहेगा तो, अगर पीछे हम उस पर जाएंगे पीएनएल पे, एक बार पीएनएल पे चलना, सॉरी। एक बार पीएनएल पे थोड़ा सा मूव करना कर शीट में। जैसे पीएनएल में टैक्सेस बने थे 103 के बने थे, ठीक है ठीक है, फिर ठीक, यू पेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग या। ठीक है ठीक है। या। फिर मैं वही बोलूंगा, नंबर्स को मैच करने की कोशिश नहीं मत नहीं कर। ठीक है, नंबर्स वैसे गॉट तो पॉइंट। मैच ही होंगे, बट राइट। यहाँ जो मेन फोकस है वो है लॉजिक को समझना है। लॉजिक का समझ गया, ठीक है। नहीं पीएनएल में मेरे को अगर। एक्चुअल में मतलब मेरे को वो क्वेश्चन आया था कि लाइक कि हाँ जैसे सपोज मेरा अभी टैक्सेस होते 300 लेकिन मैं कम पे कर रहा हूँ, तो उसको हाँ डिफर्ड टैक्स में भी ले जा सकता हूँ, मतलब वो मेरे को हाँ एक कॉन्सेप्ट, इसलिए मतलब मेरे को थोड़ा। हाँ। ठीक है ठीक तो है, लेकिन कंटिन्यू। बेसिकली आपको क्या डेफर्ड टैक्स का कंसेप्ट समझना है। मतलब मैं ये अभी हम बेसिक ही खत्म करते हैं, उसको किसी और में देखेंगे क्योंकि फिर वो वाला कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है। राइट। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ठीक है, हमने इनकम टैक्स पे कर दिया, एंड फाइनली उसके बाद हम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा मेन बिजनेस है, कोर ऑपरेशन है, उससे मेरा कैश फ्लो इतना हो रहा है पता चल गया। तो प्रेम के राइट। केस में प्रॉब्लम पता चल गई है कि भाई प्रॉफिट तो कमा रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट जो है ना कैश में कैश में कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं हो कर। पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण ही उसके हाथ में कुछ पैसा बच नहीं रहा है। एंड उसका रीजन क्या है, तो वो भी यहाँ पे आपको समझ गया होगा, उसका रीजन है ये वर्किंग कैपिटल, उसका पैसा वर्किंग कैपिटल में फंस रहा है। ठीक है। तो ऐसा रियल लाइफ में कई सारे बिजनेस के साथ होता है।
हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल जब देखेंगे ना तब हमको समझ आएगा, ठीक है। राइट। और हम लोग अभी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली वो सारे कैश फ्लोज आएंगे जो कि हम जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप लोग इन्वेस्टमेंट जैसे उसमें वर्ड दिया है उसी के ऊपर फोकस करो, इन्वेस्टमेंट एंगल से। राइट। बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कोई प्लांट मशीनरी खरीदा है, ठीक है, कोई टेबल खरीदा, फर्नीचर इक्विपमेंट खरीदा, या फिर मेरी कोई सब्सिडरी है, ठीक है, मेरी कोई सब्सिडरी है या फिर कोई दूसरी कंपनी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, या फिर मैंने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया। तो उसमें जो जो मेरा कैश जा रहा है, मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो सारा कहाँ पे आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सिमिलरली अगर मैंने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है, मेरे पास कोई शेयर्स है, मैंने उसको बेचा है, उसको बेचने के बाद जो मेरे पास कैश इनफ्लो आया, वो भी कहाँ पे आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। राइट। उस शेयर के ऊपर मुझे कोई डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड भी कहाँ आएगा? मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अभी तक क्लियर है? इसमें राइट। ज्यादा राइट। यस, दिमाग यस, ये लगाने की बस चीजें बेसिक बहुत है। ईजी। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो बिल्कुल बेसिक है ना। हाँ। राइट। एंड सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जैसे मैंने बताया था, फाइनेंसिंग जब भी कंपनी रेस करती है, फाइनेंसिंग में लॉजिक याद रखना, दो ही तरीके से फाइनेंसिंग रेस कर सकती है, या तो डेट के थ्रू या तो इक्विटी के थ्रू। डेट के थ्रू यानी लोन वगैरह लेती है तो वो भी यहाँ पे आएगा। उस लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट देती है तो वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी यहाँ पे आएगा। अगर इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो उससे थ्रू जो पैसा आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, कैश फ्लो, कैश इनफ्लो होगा वो। उस शेयर्स के ऊपर अगर कुछ डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो नेट ऑन नेट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसा बन जाएगा। राइट। अगर आप ये सारे जो कैश फ्लो आपके बनते हैं, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सबको अगर लास्ट में ऐड कर लेते हो तो जो अमाउंट आएगा, जैसे हमारे केस में आ रहा है राइट। 165, ये आपका हो जाता है नेट कैश फ्लो, नेगेटिव। ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है नेट कैश फ्लो का? आपकी जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनी होगी, ठीक है, उसमें जो भी कैश बैलेंस दिख रहा होगा, या फिर जो आपका लास्ट ईयर का कैश फ्लो बना होगा, चलो कैश फ्लो छोड़ दो, लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट बनी होगी ना, उसमें जो आपका कैश कैश दिख इन रहा हैंड, होगा कैश आपका इन होगा हैंड दिख रहा होगा क्लोजिंग। तो उसमें कम हो जाएगा हाँ, ऐसे। वो आपका क्लोजिंग होगा उस टाइम का, इस बार का वो हो जाएगा ओपनिंग कैश बैलेंस, राइट। ठीक है। ओपनिंग कैश बैलेंस मान लो आपका जो भी है 100 है मान लो, ठीक है, एंड इस बार का आपका नेट कैश फ्लो है 165। तो अब ये दोनों को जब एडजस्ट करोगे तो जो आपका क्लोजिंग अमाउंट बनेगा, ये आपका इस साल का हो जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। एंड ठीक है। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस किसके साथ टैली होगा? आपके बैलेंस शीट में जो कैश इन हैंड दिखता है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, उसके राइट। साथ मैच होता है, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से कैश एंड बैलेंस शीट ये लिंक होती है। राइट। राइट। सो मतलब हम लोग जो इसमें पॉइंट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बेसिक हमारा फोकस है सीएफओ। तो अभी जो आगे रवि एग्जांपल बताएगा ना, वो भी सारे सीएफओ पे फोकस रखेगा, क्योंकि आप यस। जब भी बिजनेस एनालाइज करोगे ना, कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह पढ़ोगे, तो आपको देखना है एक्चुअल में बिजनेस पैसा जनरेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम पास चल रहा है। तो सीएफओ इज द क्रूशियल थिंग। आप सीएफओ पे जितना फोकस रखोगे, तो जब भी लोग बोलते हैं ना कि आप कंपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट कर सकती हैं, पीएनएल को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खेल सकते हैं, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के, बट इसको कैसे करोगे आप कैश? सीएफओ को तो बहुत वो है ना, सीएफओ लाइक क्लियर पिक्चर दे रहा है बिजनेस की, तो सीएफओ करेक्ट। बहुत अच्छे से अभी आगे एग्जांपल से समझने वाले हैं ना हम रवि। या या तो बात, सॉरी प्रिंस, बिल्कुल सही बोला आपने कि आप पीएनएल को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप सेल्स को बढ़ा के दिखा सकते हो। आप सेल्स को बढ़ाते हो तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन आप राइट। कैश फ्लो को नहीं कर सकते हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप कैश फ्लो को मान लो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो तो आप कैश इन हैंड क्या दिखा सकते हो क्या? क्योंकि अगर आपने सेल्स को मैनिपुलेट किया है तो, लेकिन अगर आपके पास कैश है ही नहीं, मतलब पैसा है ही नहीं, तो आप पैसा दिखाओगे कैसे? है राइट। ना, आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप बता रहे हो कि इतना है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे सत्यम के केस में हुआ था कि उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने जब मैनिपुलेट किया था, सेल्स वगैरह सब बढ़ा दी थी, एंड अल्टीमेटली फिर कैश फ्लो को मैनिपुलेट करने की बारी आई तो उन्होंने बताया कि पैसा जो है हमारा एफडी में रखा है, ठीक है, जबकि एफडी थी नहीं, तो नकली एफडी बनाई थी। तो ये सारी चीजें अगर फिर उस लेवल तक अगर कर सकते हो क्या आप, तो भी पकड़े जाओगे ना, उतना राइट। फेक कैसे करोगे? तो राइट। मतलब नहीं एक कर क्वेश्चन सकते। है रवि मेरे को यहाँ पे ना, मतलब अगर हाँ। जैसे सपोज नॉर्मल सी बात है कि अगर पीएनएल हो गया फ्रेम, तो पीएनएल से डेप्रिसिएशन वगैरह से इनडायरेक्टली बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट आ ही गया ना उसका, तो मतलब उधर भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही गया ना। क्या बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करना और ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्या? मतलब मेरे को एक जनरल क्वेश्चन है मेरा। हाँ, देखो बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करना कैसा हो गया ना, सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। अगर राइट। आप पीएनएल को मैनिपुलेट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स को बढ़ा रहे हो, ठीक राइट। है, जैसा कि कुछ कंपनीज ने किया है पास में ट्राई, अगर आप सेल्स को बढ़ा रहे हो
तो सेल्स में जैसे मैंने बताया था, सेल्स आप दो तरीके से कर रहे हो, या तो कैश में सेल्स कर कैश रहे में या होंगे फिर या क्रेडिट में। क्रेडिट में कर रहे हो। ठीक है, तो जनरली अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो ना, तो आप कभी कैश में सेल्स नहीं बताओगे, क्योंकि हमेशा। कैश में सेल्स बताओगे तो पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए ना। राइट, वो तो होएगा नहीं। ऑडिटर बोलेगा कि पैसा अकाउंट में नहीं है तो कहाँ है। तो आप क्या बोलोगे, क्रेडिट में सेल्स हुआ है, क्रेडिट में सेल्स हुआ है, तो फिर वो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा रहेगा वो। तो वो पड़ा रहेगा जब तक मतलब कंपनी कोई कॉल नहीं लेता है, या फिर उनका जो भी डेटर डेज सेट है, या फिर ऑडिटर जब तक कुछ बोलता नहीं। तो हाँ, इस तरीके से मैनिपुलेशन हो सकता है, तो बैलेंस शीट में तो इम्पैक्ट आएगा ही उसका मतलब अल्टीमेट। पीएनएल हुआ तो बैलेंस शीट तो हो ही गया, हाँ, लेकिन क्योंकि सीएफओ सारी इज चीजें लाइक आपस मोर। में लिंक्ड है। राइट। सीएफओ इज लाइक कि ऐसा क्रिस्टल क्लियर है कि भाई उसमें क्या करके दिखाओगे हाँ, थोड़ा। क्योंकि अगर आप उसको फिर सीएफओ में लेके आते हो, मतलब पैसा कहीं ना कहीं अगर आप बता रहे हो कि पैसा आया है उस सेल से, अगर आपने जो मैनिपुलेट किया है, तो फिर आपको कैश बताना पड़ेगा कि कैश किधर है। राइट। बैंक में रखा होगा या इन्वेस्टमेंट किया होगा, और उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, तो फिर आप वहां पे पकड़े जाओगे। राइट। तो वहां पे इसलिए फिर चीजें इतनी इजी नहीं होती। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग कैश सीएफओ पे चलेंगे सीधे ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे एक दो कंपनीज के। हाँ, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर राइट। है। राइट, अभी अपन। बहुत अच्छे से समझाया। मतलब अभी आपने अभी तक अगर कोई बेसिक बंदा भी देख रहा है जिसको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रवि ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया एज अ स्टोरी फॉर्म में कि आप कैसे बिजनेस चला रहे हो, और आप बस इस माइंडसेट से देखो कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ, आ रहा है क्या हो रहा है। आप अगर उस बिजनेस माइंडसेट में चले जाओगे तो आपको बहुत इजीली ये सब मतलब समझ में आ जाएंगी चीजें। और जितना अच्छे से एग्जैक्टली। समझाया ना अभी तक, बहुत बहुत आसान लैंग्वेज है, और ऐसे ही आगे थैंक भी यू। रखेंगे। चलिए रवि, आगे चलते हैं। या, ठीक है, तो हम लोग स्क्रीनर पे आ गए। स्क्रीनर पे एक एग्जांपल लेते हैं एक कंपनी का। अगर प्रिंस आप सजेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी का नाम तो एनी चलेगा। कंपनी यू टेक ऐसा, चलो वो ले लेते हैं यार। अभी मैं रियल एस्टेट पढ़ा हूँ, डीएलएफ ले लेते कौन सी? हैं। डीएलएफ, डीएलएफ रियल एस्टेट। डीएलएफ, ठीक है। राइट। डीएलएफ लिमिटेड, ठीक है। डीएलएफ के कैश हम फ्लो। लोग सिर्फ कैश फ्लो पे फोकस कर रहे हैं, राइट, बाकी हमें कुछ नहीं देखना है कंपनी। राइट, 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 ठीक है। देखो, कैश फ्लो को आपको एनालाइज करना है। अभी मैंने बेसिक चीजें तो आपको बता दी है। अभी नीचे आप लोग यहाँ पे जाओगे तो ये देखो, राइट। तीन टाइप के कैश फ्लो: कैश फ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आज आप खोल के इसको देखते हैं अभी। हाँ, एक मिनट ना, सबसे पहले ये देखो कि डीएलएफ का अगर आप देखोगे तो लास्ट 4 साल का तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी पॉजिटिव है। देख रहे हो, 22 में 2800 करोड़, कैश फ्लो 23 तो में हमेशा तेईस पॉजिटिव है, सौ करोड़ मतलब इनका सही है सारा। 24 में 2500 करोड़, और फिर अभी 5200 करोड़। देख रहे हो कितना कैश कमा रही है। एक बार इसका प्रॉफिट भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना कमा रही हाँ, है मतलब ऊपर इसके पीछे मैंने जाके। थोड़ा पढ़ा है ना, तो लाइक कि इनके मतलब अभी जित हर साल मतलब 3 4 साल से लास्ट में रिकॉर्ड बुकिंग्स हो रही है, रिकॉर्ड सेल्स हो रही है। जो प्रोजेक्ट खोल रहे हैं वो लाइक पूरा सोल्ड आउट ऐसा हो रहा है। तो इनके पास अभी इनकी चांदी है ऐसा। ओके ओके तो इसलिए ओके, थोड़ा दिख ठीक रहा है। ठीक है, समझते हैं। तो देखो, है। आपको कैसे मतलब समझना है। जैसे हमने देखा था अपने एग्जाम्पल में, कोई भी बिजनेस को अगर आप देख रहे हो ना, सबसे पहले उसका ये देखो, अगर वो नेट प्रॉफिट कमा रही है, मतलब अगर उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, जैसे डीएलएफ के केस में। ठीक है, 2022 में कितने का प्रॉफिट हुआ था? 1500 करोड़। राइट। फिर हुआ 2000 करोड़। फिर हुआ 2700 करोड़। और फिर हुआ 4300 करोड़। ठीक है। अभी कैलसी नहीं है मेरे पास, मैं इसको ऐड करना चाहता था। ठीक है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे इसको। 1500, मैं कहीं पे लिख लेता हूँ इसको, 1500 2700 एंड 4367। ठीक है। अब नीचे जाएंगे अगर हम एग्जाम्पल में, कैश फ्लो में देखते हैं। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मेन धंधे से कितना पैसा कमाया। तो 22 में देखो कितना कैश फ्लो किया है उन्होंने, 2800 करोड़ का। जबकि उसका प्रॉफिट था 1500 करोड़ का। तो 1500 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर 2800 करोड़ का पैसा उन्होंने कमाया कैश फ्लो। दूसरा, उन्होंने कमाया 2300 करोड़ का कैश फ्लो, जबकि उनका प्रॉफिट था लगभग 2000 करोड़। फिर कमाया 2500 करोड़ का कैश, जबकि उनका प्रॉफिट था 2700 करोड़। और लास्ट में उन्होंने कमाया 5200 करोड़, जबकि उनका प्रॉफिट था 4300 करोड़। मतलब ये समझ रहे हो आप क्या हो रहा है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है ना, इससे भी वो ज्यादा पैसा। टोटली पूरा कैश लाइक में कन्वर्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट यस। हाँ, यानी जितना पैसा कमा रही है, मतलब बहुत लॉजिकली सोचो, जितना भी कैश प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, वो पूरा का पूरा कैश में कन्वर्ट हो रहा है। अभी इसको एक बार अगर हम खोल के देखेंगे ना, तो देखो इससे पूरी पिक्चर समझ आएगी कि ये हुआ कैसे। जैसा हमने समझा था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको राइट। एडजस्ट किया इन्होंने रिसीवेबल्स। ये देखो यहाँ पे, हाँ, रिसीवर्स ये कम हो रहा है। FY 25 का देखो यहाँ पे, मार्च 2025 का राइट। रिसीवेबल्स जो है ना, इसके माइनस में जा रहे हैं। रिसीवेबल माइनस में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये जो रिसीवेबल है पैसा। कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सॉरी, माइनस है, यानी कि क्या हो रहा है कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है। माइनस है यानी कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है, यानी रिसीवेबल इसके बड़े हैं। ठीक है, लेकिन अमाउंट छोटा है, 232 करोड़ का है।
और ये पिछले सालों का अगर देखोगे तो अमाउंट पॉजिटिव था, मतलब यहाँ पे कैश इनफ्लो हुआ था और यहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ है। ठीक है। इन्वेंट्री अगर देखोगे तो इन्वेंट्री -1080 करोड़ से बढ़ी है, इसमें कैश इन सॉरी आउटफ्लो हुआ है क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ी है। पेबल्स में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि पेबल्स बढ़े हैं मेरे। ठीक है, अपोजिट मैंने बताया था, अपोजिट रहता है करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का जो इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, बाकी चीजें आप देखोगे तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3225, डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 5200 करोड़ का कंपनी ने कैश कमाया है। तो मोटा मोटी आप इससे ये समझो, किसी भी बिजनेस में अगर जनरली ऐसा देखा जाता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, लेकिन जनरली अगर कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है, जनरली बोला जाता है कि 80 to 85% अगर वो नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट कर रही है ना, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। मतलब एक क्या बोल सकते हो, अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो और अगर आपकी कुछ चेकलिस्ट है ना, तो ये एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि टिक होने ही चाहिए। 80 to 85%, अगर आप इसके केस में देखोगे, डीएलएफ के केस में, तो देखो कितना प्रॉफिट वो मतलब कैश कन्वर्ट कर पा रही है प्रॉफिट, तो एक अच्छा साइन है ये। इसी इंडस्ट्री में अगर आप कोई दूसरे कंपनीज देखोगे तो हो सकता है कि उनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव में भी हो। ठीक है, वो भी हो देखते हैं सकता कोई एक एग्जांपल देखेंगे ना इसके बाद, या फिर साथ में देख लेते हैं, दूसरे टैब में खोल लेते हैं। एक कोई है। लोधा हाँ खोल लो, या फिर जो थोड़ा सा वैसा शोभा खोल लो, बैंगलोर का। हाँ, एक मिनट, हाँ इसको भी एक राइट। बार एग्जांपल राइट। एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये राइट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी एक बार देख लूंगे। इसमें देखो आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है ना माइनस में दिख रहा पैसा होगा। डाला है इन लोगों ठीक ने, है, मतलब मतलब क्या हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है। प्रोजेक्ट्स में इसका पैसा डाला मतलब है। देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है, फटाफट समझ लेते हैं। तो देखो इन्होंने कुछ फिक्स एसेट परचेज किए, माइनस हुआ है यानी कि परचेज किया यानी आउटफ्लो हुआ है। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किए। ठीक है, बाकी ये सारी चीजों से पैसा आया है इनको, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, ये सारे कंसेप्ट हम लोग ने समझे थे। राइट। ठीक है, आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा होगा प्रिंस तो आप पूछ नहीं नहीं, सकते ये हैं। तो ठीक है। मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सीएफओ का ही समझना है एकदम क्लियर करके। ठीक है। एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखोगे तो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, मतलब इसमें आउटफ्लो हुआ है। रीपे किए इन लोगों ने, ऐसा हो गया मतलब। हाँ, तो ये देखो ये रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग है। हाँ, तो ये पैसा इन्होंने रीपे किया है, जो कि अच्छी बात है बिजनेस के एंगल से कि पैसा दे रहे हैं। एंड डिविडेंड भी दिया है, देखो शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है, डिविडेंड दिया है 1200 करोड़ का। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे ये चीज समझ गई। तो ऐसे हम लोग कई सारे कंपनी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एक अच्छी कंपनी थी, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है। मेरे पास एक कंपनी है, इसका नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग। ठीक है। ठीक है। हाँ, आप लोग ने सुना होगा इसका नाम, प्रिंट सुना होगा, रिसेंटली ये राइट। कंपनी मतलब राइट। बहुत फेमस हुई थी। अभी तो आए दिन ही आ रहा है इसका न्यूज में, कुछ ना हाँ, कुछ। तो आप देखोगे इसका परफॉर्मेंस। ठीक है, हम लोग को शेयर पे अभी फोकस नहीं करना है, बट शुरुआत में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड लोगों को लग रहा था कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, सेल्स बढ़ रही है। ये परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो, 21 में सेल्स थी 64 करोड़, फिर 160 करोड़, 398 करोड़, 963 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल में टू 60 करोड़ पॉइंट की फाइव सेल होगी, 960 करोड़, राइट। मतलब 10 टाइम से भी ज्यादा हो गई सेल्स। ठीक है, एंड सिमिलरली प्रॉफिट देखो, यहाँ 3 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, यहाँ 50 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। मतलब कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इस कंपनी में। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये जो ग्रोथ है ये कैश फ्लो में भी कैश हुई फ्लो है। से बैक्ड हो रही है ना। ठीक है, तो 3, 11, 23, 53 इस तरीके से किया हमने। एक सेकंड, ये कौन सी ईयर है, 21 से लेकर। ठीक है। आ जाओ। हाँ, तो देखो 3 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट था या कैश फ्लो हुआ, ओके। यहाँ पे 50 करोड़ का आउटफ्लो हो गया, यहाँ पे इनफ्लो हो गया, और यहाँ पे फिर से आउटफ्लो हो गया। तो अगर आप ये 4 सालों को ऐड कर लोगे ना, तो ये कितना आएगा देखो, 50, 140, 140, 200, नेगेटिव ही आ रहा है, 30 समथिंग नेगेटिव आ रहा है। हाँ, तो ये नेगेटिव में आएगा। बेसिकली 4 साल में इन्होंने कुछ पैसा नहीं कमाया, अगर सीधा सीधा बोले तो बिजनेस कैश से में मतलब नहीं, कोई कैश जनरेट ही नहीं हुआ 4 साल में कैश नहीं लास्ट। जनरेट हुई है। बेसिकली जो प्रॉफिट है वो कैश में नहीं कन्वर्ट हो पाया। राइट। और इसका अगर रीजन हम लोग खोल के देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे रीजन आपको समझ आएगा। रीजन ये है, ये दिख रहा है, -157 करोड़, -39 करोड़। रिसीवेबल्स जो है कंपनी के बड़े हैं, रिसीवेबल्स बड़े हैं मतलब पैसा आया नहीं है इनसे, तो इसलिए ये माइनस में दिख रहा है। एंड इसी के कारण इसका पूरा कैश फ्लो फिर नेगेटिव में हो गया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर आप देखोगे, जो पूरा खेल है वो वर्किंग कैपिटल का है। अगर राइट। किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सही नहीं है, तो उस केस में वो कैश जनरेट नहीं कर पाएगी। और अगर आप कैश जनरेट नहीं कर पाओगे ना, तो अपनी कंपनी को मतलब सरवाइव नहीं कर पाओगे, ऑपरेट नहीं कर पाओगे, और ग्रो करना तो फिर बहुत बड़ी बात दूर है। की बात है। राइट।
तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ना, देखो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आप कंपनी को ऑपरेट नहीं कर पाओगे, मतलब आप कैश नहीं जनरेट कर पा रहे, तो आपको फिर पैसा बाहर से लेना पड़ेगा, है ना, अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए। तो वही होता है फिर इस कंपनी में, अगर आप देखोगे यहाँ बोरिंग दिखेगी बढ़ते हुए, देखो राइट। और यहाँ पैसा बाहर से लेना 11 बहुत करोड़ बहुत प्रेशर का काम है। लाइक जब आप लोन वैसे। लोगे तो कोवेनेंट आएंगे, अलग अलग झंझट हाँ, आएंगे, और ना। ये देखो आप 600 करोड़, और अभी कितना 1500 करोड़ की बोरिंग है, कहाँ 11 करोड़ से 1500 करोड़, तो समझ गया पूरा खेल कैसे हो रहा है। बोरोइंग से पूरा खेल हो रहा है, पैसा आ रहा है उसका, अलग ही काम चल रहा है। क्योंकि कंपनी कैश नहीं जनरेट कर पा रही है, तो अल्टीमेटली कंपनी को बोरिंग उठानी पड़ रही है राइट। सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये होना ही होना है। राइट। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास, और भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कंपनी है सोया इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्री, ये तो वो बनाती है ना, एक्सप्लोसिव शेयर। हाँ हाँ, ये एक्चुअली मेरी प्रीवियस कंपनी में, पहले यहाँ पे जॉब कर रहा था। ठीक है। इनके फाइनेंशियल्स में तो थोड़े अच्छे से याद है। ठीक है, तो ये कंपनी का थोड़ा अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा, देखोगे अभी तुम जैसे यहाँ। हाँ, तो 2021 में 288 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, ठीक है, राइट। 455 करोड़, 811 करोड़, 875 करोड़। ठीक है, तो अच्छा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। राइट। कैश को देख लेते, कैश को देखेंगे 2021 में 357 करोड़। ठीक है, मेरे को लगता है प्रॉफिट से ज्यादा कैश फ्लो किया। फिर 298 करोड़, फिर 656 करोड़, तो 1400 करोड़। मतलब हर साल कंपनी कंसिस्टेंटली ऑपरेशन से कैश कमा ही रही है। कैश जनरेट कर रही बिजनेस से, मतलब तो अच्छा ऐसे बिजनेस है। कंपनीज को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं ना, कैश रिच कंपनीज भी कैश बोलते हैं। रिच कंपनीज, राइट। तो हम लोग सोलार में जब थे ना, तो कैश रिच बोलते थे सोलार को, कि सोलार का ऐसा था कि बिकॉज वो खुद के ऑपरेशन से इतना कैश जनरेट कर लेती है। अब ऐसे कंपनीज को क्या होता है ना, जब भी इनको कुछ एक्सपांशन करना है, ग्रोथ करना है, नया कैपेक्स करना है, तो इनको बाहर से ज्यादा फंडिंग उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राइट। इंटरनली इतना फंड होता है कि वही यूज करके कंपनी ग्रो कर सकती है इजीली। राइट। और मतलब बिल्कुल रवि, मतलब जैसे अगर अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, लाइक हम लोग भी बिजनेस में, तो जब आप एक, जैसे वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ही यूज्ड टू से कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ इसलिए अच्छा इन्वेस्टर हूँ ना। पर एक मतलब ये चीज, मतलब मैंने भी शायद ट्रांजिशन करके बहुत सीखी है कि बहुत डिफरेंस होता है यार। जब हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं ना रवि, एक्चुअली जब आप एनालाइज कर रहे हो बिजनेस को, तो करेक्ट। आपको बहुत डिफरेंट माइंडसेट होता है। जब अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को लग रहा है कि ठीक है, मैं तो अपने बिजनेस में ये ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, ये ऐसे मैनेज कर रहा हूँ। तो लाइक कि बहुत थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है पूरी। और जिसके पास पैसा है ना खुद का, वो चाहे टूल्स खरीदे, चाहे इन्वेस्टमेंट करे, चाहे कुछ भी करेक्ट। करे, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है ना, तो वहां यस। मतलब अलग, मतलब कहीं ना कहीं हेडेक्स हेडेक्स से आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। तो एग्जैक्टली। कैश रिच होना तो बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छा मतलब ये है। और बिजनेस अभी रवि, मतलब फ्यूचर में मुझे पता है रवि बिजनेस खुद अपना कुछ करेगा। तो रवि मतलब पूरा सारे, अभी तो ठीक है, अभी थ्योरेटिकल लाइक डन कनेक्ट द डॉट्स, बट तब अलग पर्सपेक्टिव आता है। मतलब मेरे को भी मतलब लाइक लास्ट कुछ मंथ्स में रिलेशन है, बस मजेदार होता है यार। या ठीक ठीक है। बिल्कुल यार। तो हाँ। हाँ, कैश रिच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो शायद कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, बिल्कुल। राइट। अगर कैश रिच नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है, फिर बोरिंग उठानी पड़ती है, एंड फिर शायद वो पर्सनल बोरिंग हो या फिर कॉर्पोरेट बोरिंग, किसी के लिए अच्छी नहीं। ठीक है। राइट। तो रवि एक पॉइंट बोला था, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगा, 80-85% ऐसा, जो कैश क्या बोला था आपने उसमें, क्या पीएनएल प्रॉफिट का कुछ हाँ, बोला था। मतलब मान लो कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है 100 रुपए का, राइट। तो 100 रुपए में से उसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो 80 to 85 करोड़ तो होना ही चाहिए। दैट्स अ ग्रेट बिजनेस, गुड बिजनेस ऐसा बोल सकते हैं ना। हाँ, सो जो बोल मतलब सकते हैं गुड बिजनेस है, हाँ। राइट, मतलब रवि तो अभी मतलब बहुत ही एक्सप्लेन किया, अभी हम इसको कंक्लूड करेंगे, काफी लंबा होता जा रहा है, मुझे लगता है कि शायद 1 घंटा भी क्रॉस कर दिया होगा हम लोगों ने। मतलब मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है बहुत, अभी तो मैं मतलब 1-2 घंटे और कर सकते हैं, बट लेकिन सब व्यूअर्स के लिए भी ध्यान रखना है। तो गाइस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रवि ने, स्टोरी फॉर्म में एक्सप्लेन किया, बेसिक से लेके पूरा अच्छे तक गया आगे। और कैश फ्लो भी, मतलब आप अल्टीमेट गेम समझ रहे हो, धंधे में पूरा गेम है कैश फ्लो का। बिजनेस करते क्या, बिजनेस का पर्पस क्या है, बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट ना। अगर फॉर प्रॉफिट है पर आप पैसे ही नहीं ला पा रहे, तो आप टाइम पास कर रहे हो। और टाइम पास भी दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं डालना है, या फिर अपने बिजनेस में ऐसी चीजें नहीं चाहिए। अगर आप खुद से बिजनेस करने जा रहे हो ना, तो आपको बहुत ऐसा, ऐसे बोलते हैं ना, ईगल आइड होना चाहिए। अगर आप सीएफओ पे ईगल आइड हो ना, तो आप बिजनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। और सीएफओ इज लाइक कि जैसे हमारी कम्युनिटी के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई बिजनेस के एनालिसिस भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो सीएफओ पे अल्टीमेट फोकस रखो। अगर आपको सीएफओ जम गया ना सारा, तो आप मतलब कंपनी की नर्व को तुरंत पकड़ सकते हो। जैसे अभी रवि ने बताया लास्ट में देख के, लास्ट वाली कंपनी का, कि रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। रिसीवेबल कहाँ से बढ़ रहे हैं, लाइक कि कैसे मैनेज कर रहे हैं, फिर बोरिंग हो रही है, 10-11 करोड़ से 1500 करोड़ तक बोरिंग पहुंच गई। तो लाइक कुछ ना कुछ तो बहुत ड्रास्टिक मतलब सिचुएशन है ना, कि ये पैसा ही नहीं आ रहा और काम चल रहा है। तो हम लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हम आगे सीरीज ला रहे हैं, यही फोकस कर रहे हैं कि आपको स्किल्स पे आपको हेल्प कर सकें, स्किल बिल्डिंग में।
अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स हैं जहां मुझे सीखने की जरूरत है, वट एवर कम्स टू योर माइंड, लाइक आपको लगता है कि मुझे एक्सेल में प्रॉब्लम है, मुझे पावर पॉइंट सीखना है, मुझे कुछ और सीखना है, सो आप कमेंट करके बताओ हमको। हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे रवि ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम और अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपको और वैल्यू डिलीवर कर सकें। सो गाइस, कमेंट करते रहना, और आपको जो भी क्वेश्चन हो आप टाइप कर सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक रवि, मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ लास्ट के, कि आप कंक्लूड करना चाहते हो तो कुछ कंक्लूड कर लो, देन विल क्लोज दिस पॉडकास्ट। या सो या थैंक यू सो मच यार प्रिंस फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक कैश फ्लो से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हो चुकी है, बट अगर किसी को कोई डाउट आता है, जैसे आपने मेंशन किया, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज़ों को। एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई हो। एंड या मैंने ट्राई किया जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल फॉर्म में आपको समझा सकूं। एंड अगर राइट, आपने ध्यान से सुना होगा तो आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें तो कवर हो चुकी है, तो आई होप कि आपको कैश फ्लो से रिलेटेड इसके बाद कभी कोई क्वेरी ना आए। राइट, ग्रेट। दैट्स और ऑल। और अगर ध्यान से नहीं भी सुना ना, तो वीडियो रिवाइंड करके पीछे जाके देख लेना, कोई इश्यू नहीं या बिल्कुल है। वीडियो है। तो गाइज, बिल्कुल। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वी आर रीडिंग ऑल द कमेंट्स। कीप pouring in the comments. Thank you guys, thank you so much.